प्रिय छात्र छात्राओं, आपका बीए भाग द्वितीय की इस व्याख्यानमाला में फिर से स्वागत है। आज हम एकांकी तांबे के कीड़े के एकांकीकार भुवनेश्वर प्रसाद का व्यक्तित्व एवं कृतित्व जानेंगे और हो सकता है कि ये हमें दो हिस्सों में बांट करके देखना पड़े व्याख्यान में। एक व्याख्यान में ये पूरा नहीं आ पाए तो दो हिस्सों में अपने हो सकता है। इनका पूरा नाम भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव था। आपका जन्म 20/6/1910 को शाहजहांपुर के केरूगंज, जिसे खोया मंडी के नाम से भी जाना जाता था, उस स्थान पर हुआ। और आपका देहावसान 1957 में हुआ और लखनऊ में हुआ। यहाँ मैं बता दूं देहावसान के बारे में भी कि इनका देहावसान कोई सामान्य स्थान पर नहीं हुआ था, चूँकि ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो समाज से नाराज थे, मनुष्यमयी विकृतियों से नाराज थे और खुलकर उनके बारे में लिखते थे। तो सामाजिक नाराजगी या साहित्यिक नाराजगी भी लोगों में थी। तो इनका जीवन बड़ी कठिनाइयों से गुजरा था। तो इनकी मृत्यु जो है वो लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर हुई थी। बाकी बातें हम इनकी जो व्यक्तित्व या जीवनी पर चर्चा करेंगे छोटे छोटे रूप में, उस पर करेंगे। अब ऊपर मैंने कहा गरीबी, जबकि इनका जन्म एक खाते पीते परिवार में हुआ था, लेकिन इनके बचपन में ही माता का देहांत हो गया। और आप जानते हैं कि माता का देहांत होने के बाद बालक की स्थिति क्या रहती है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा शाहजहांपुर में ही हुई और इंटरमीडिएट पश्चात आप शिक्षा पाने के लिए इलाहाबाद चले गए और इलाहाबाद में ही आपकी आगे की शिक्षा दीक्षा हुई। हालांकि आप बहुत अच्छी और नियमित तौर पे शिक्षा दीक्षा आगे प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि जीवन शैली इनकी ऐसी थी कि इनका जीवन कष्टमय और गरीबी में आ गया था। आप बौद्धिकता के भंडार रहे थे और हिंदी और इंग्लिश इन दोनों में आपका बहुत अच्छा अधिकार था। और यही कारण था कि उस समय के जो साहित्यकार थे या समकालीन जो साहित्यकार थे, उन पर इनकी इस बौद्धिकता का, उनके इस ज्ञान का इतना अधिक प्रभाव हो गया था कि लोग इनसे आतंकित हो गए थे। तर्क वितर्क भी करते थे, लेकिन ये कहते थे कि हर चीज़ तर्क वितर्क से पार है, ऊपर है। तर्क वितर्क के दायरे में बांधना किसी भी विषय वस्तु को संभव नहीं है। और यही कारण रहा कि आपका जीवन अभावों में बीता। यहाँ तक कि जीवन को जीने के लिए मित्र मंडली या खाने पीने के लिए मित्र मंडली के घरों का ही आसरा आपके लिए था। कोई व्यवस्थित घर आपका नहीं था। और ये अपने इन्हीं मित्र मंडली के बीच में इलाहाबाद, लखनऊ और बनारस में चक्कर काटते रहे। इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद, कोई रहने का ठिकाना नहीं, कोई खाने का ठिकाना नहीं, कोई पहनने का ठिकाना नहीं, उसके बावजूद आपने साहित्य सृजन को नहीं रोका। इनकी साहित्यिक यात्रा लगातार सतत रूप से जारी रही और उसी का परिणाम था
कि इनके साहित्य का स्तर भी बहुत ऊपर था। और कहा यहाँ तक जाता है कि ये समय से आगे के साहित्यकार थे। इन्होंने जो लिखा, इन्होंने जो सोचा, वो जिस समय ये थे रचना के क्षेत्र में, वो उस समय से बहुत आगे था। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण मिलता है कि इनके साहित्य की प्रेमचंद जी ने भी सराहना की थी और इन्हें भविष्य का रचनाकार बताया था। भुवनेश्वर को भविष्य का रचनाकार बताया था। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक वरिष्ठ साथी होने के नाते इनको राय दी थी कि आप अपने साहित्य में कटुता का स्तर थोड़ा कम कीजिए। इतनी कटुता साहित्य में अच्छी नहीं होती। लेकिन आप उनकी बात को नहीं माने और तर्क दे करके उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। इसके अलावा प्रेमचंद जी के दिल में इनके लिए बहुत अच्छा स्थान था। वो पता लगता है जब इन्होंने हंस पत्रिका के संपादन मंडल में आपको लेने का और इसे संभालने का दायित्व देने के बारे में भी बात की। हालांकि ये संवाद शायद अच्छी तरह से पूर्ण नहीं हो पाया, इसलिए आप हंस पत्रिका का संपादन का कार्य नहीं संभाल सके। लेकिन जिस व्यक्ति को प्रेमचंद जी जैसे व्यक्तित्व या साहित्य के एक महान व्यक्ति का इतना अधिक सम्मान मिले, तो आप देखिए कि उस व्यक्ति के साहित्य का कितना अधिक महत्व रहा होगा। अब आते हैं हम इनके कृतित्व पर। आपके पाठ्यक्रम में तो इनकी एक एकांकी है, वो है तांबे के कीड़े। तांबे के कीड़े में मनुष्य की बढ़ती पद लोलुपता के बारे में आपने बताया है, या आपसी जो संघर्ष है, स्वार्थ का टकराव है, उसको दिखाने का प्रयास किया है। लेकिन ये मात्र एकांकीकार ही नहीं थे। इसके साथ साथ आप एक कहानीकार भी थे। बहुत सी कहानियों की रचना आपने की है। आप एक आलोचक अर्थात समालोचक थे, अर्थात समीक्षक थे। आलोचना या समालोचना का अर्थ आप ये मत मानिए कि ये खाली बुराई करते होंगे। अब तक आप लोग समझ गए होंगे द्वितीय वर्ष में आते आते कि आलोचक का तात्पर्य साहित्य में क्या होता है, समीक्षक आप कह सकते हैं। और इसके साथ साथ ये तो थी गद्य की बातें, आपने पद्य में अर्थात कविताओं की रचना भी की थी और उनमें भी एक नया रूप साहित्य को, हिंदी साहित्य को प्रदान किया था। तो ये तो हमने देख लिया कि आपने साहित्य के विविध रूपों में अपनी रचनाएं हमको दी। हालांकि सामान्यतः इनके बारे में जब हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो बहुत अधिक जानकारी हमको प्राप्त नहीं होती है। और इनके लिए ये भी कहा जाता है कि प्रथम जो असंगत नाटक का श्रेय हम दे सकते हैं लेखन का, तो भुवनेश्वर को दिया जा सकता है, ऐसा मानते हैं। अब आते हैं इनके रचना पर। इनकी प्रथम एकांकी श्यामा एक वैवाहिक विडंबना। श्यामा एक वैवाहिक विडंबना। कुछ जगह पर ये खाली श्यामा नाम से ही लिख देते हैं, जबकि इस एकांकी का पूरा नाम जो मैं बता रहा हूँ वही था। 1933 में ये एकांकी हंस में प्रकाशित हुई। देखिए, नाम से ही पता लग जाता है, एक वैवाहिक विडंबना। निश्चित रूप से विवाह और इससे संबंधित समस्याएं, उन पर ये एकांकी केंद्रित रही है। 1935 में इनका प्रथम एकांकी संग्रह आया, जिसमें उस समय तक छपी कुछ एकांकियों का संग्रह इन्होंने किया था और उसका नाम रखा कारवां। और इस एकांकी संग्रह का परिणाम ये हुआ कि आप हिंदी साहित्य में एकांकीकारों के रूप में स्थापित हो गए। एक एकांकीकार के रूप में आपकी मान्यता हिंदी साहित्य में हो गई थी।
1946 में आपने तांबे का कीड़ा लिखा नाटक या एकांकी मान लीजिए। नाटक और एकांकी सिर्फ आकार का फ़र्क मानते हैं, तो कुछ लोग एकांकियों के लिए भी नाटक शब्द का प्रयोग कर देते हैं। रंगमंचीय है, ये अपने को पता है। इसे दुनिया का प्रथम असंगत या एब्सर्ड नाटक माना गया है। एब्सर्ड नाटक के बारे में चर्चा हमने पीछे जो पढ़ा था, किन के बारे में पढ़ा था बता सकते हैं आप? विपिन अग्रवाल। और विपिन अग्रवाल की एकांकी अदृश्य व्यक्ति की आत्महत्या, उसके दौरान भी एब्सर्ड नाटक की मैंने चर्चा की थी, या असंगत नाटक की मैंने चर्चा की थी। एब्सर्ड नाटकों को आगे ले जाने वालों में विपिन अग्रवाल शामिल हैं, जबकि शुरुआत खाली हिंदी में ही नहीं, विश्व की किसी भी भाषा में असंगत नाटकों का यदि श्रेय दिया जा सकता है तो वो भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव को दिया जा सकता है। और ये दुनिया की प्रथम असंगत एकांकी रही है किसी भी भाषा की। 1938 में आपने एक भेड़िए नामक कहानी का लेखन किया, उसको लिखा, और उससे आधुनिक कहानियों की नींव मजबूत हुई, ऐसा उस समय के समीक्षक कहते हैं। और ये मान लीजिए कि आधुनिक कहानियों को आगे बढ़ाने में इनकी भेड़िए कहानी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इनकी प्रथम कहानी जो आई थी मौसी, इनकी प्रथम कहानी कौन सी थी? मौसी। तो मौसी जो है एक समकालीन कहानियों का प्रतिनिधि कहानियाँ करके एक संग्रह एक छपा था प्रेमचंद जी के द्वारा। ये मान लीजिए प्रेमचंद जी भी उसमें मुखिया थे, छापने वालों में। उसमें प्रेमचंद जी ने इनकी मौसी नामक कहानी को भी स्थान दिया था। कैसी कहानियों में? समकालीन कहानियों की प्रतिनिधि कहानियों के संग्रह में। अब आते हैं इनकी कुछ रचनाओं के बारे में, कहानियों के बारे में। जब कहानी की चर्चा चल रही है, एकांकियाँ तो मैं बाद में बता दूंगा। इनकी कहानियों में प्रमुखतः माँ बेटे, मास्टरनी, लड़ाई, आज़ादी एक पत्र, डाक मुंशी, भविष्य के गर्भ में, सूर्य पूजा, हाय रे मानव और हृदय आदि कहानियाँ प्रमुख रूप से मानी जाती हैं। और भी कहानियाँ लिखी, लेकिन मैंने यहाँ मुख्य कहानियों का नाम यहाँ आपको बताया है। इसके अलावा इनकी प्रमुख एकांकियों में एक तो आपके तांबे का कीड़ा है ही, तो इसको हम एक बार छोड़ देते हैं। प्रमुख एकांकियों में एक साम्यहीन साम्यवादी, नाम भी बड़ा आकर्षक है, लंबा जरूर है थोड़ा सा नाम, लेकिन काफ़ी आकर्षक लगता है। साम्यहीन साम्यवादी अर्थात ऐसा साम्यवादी जिसमें साम्य कहीं है ही नहीं, तो निश्चित रूप से साम्यवादियों के दिखावे पर इनकी चोट है। पतित, प्रतिभा का विवाह, आज़ादी की नींव, जेरूसलम, सिकंदर, अकबर, चंगेज़ खां, मृत्यु, 8:15 बजे। देखिए समय
के आधार पर नाटक का शीर्षक कर दिया, एकांकी का शीर्षक कर दिया। हम अकेले नहीं इत्यादि इनकी प्रमुख एकांकियाँ रही हैं, जिसमें इन्होंने राष्ट्रवाद भी कर दिया, फ्रायड का भी कर दिया, बर्नार्ड शॉ को भी शामिल कर दिया, इब्सन को भी शामिल कर दिया। इन सब रचनाकारों का प्रभाव इन पर दिखाई देता है। तो आज अभी हम यहाँ आकर के इस वार्ता को रोक देते हैं। अगली वार्ता में हम इनका अन्य साहित्यकारों में क्या स्थान था, इनके बारे में क्या विचार थे, 2 3 4 एक साहित्यकारों का या जो विवेचना करने वाले लोग थे, आलोचक थे उनका, या प्रमुख लोग जो थे साहित्यकार थे उनका इनके बारे में क्या विचार रहा वो जानेंगे। और तत्पश्चात इनके साहित्य की विशेषताएं क्या रही वो देखेंगे, और कोई योगदान था तो उसको भी हम याद करेंगे। धन्यवाद। आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा और लेखन की कोशिश भी कीजिएगा। इनके बारे में जो प्रश्न बनता है उस प्रश्न को बनाने को, व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में बताइए, इस प्रश्न को हल करने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ मैं आज की ये वार्ता अपनी यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।